बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले टेररिस्ट अटैक ने इस वक्त पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है और एक तरफ इंडिया के अंदर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब इंडिया ने मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया है कि आने वाले वक्तों में किसी भी तरह का जो हमला है वो किया जा सकता है। इस वक्त खबरें ये भी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज बिहार में एक ट्रेन की इफ्तिताह की तकरीब में मौजूद थे और फिर वहां पर जो खिताब किया गया वो खिताब काफी मानी खेज खिताब समझा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान का इस हमले के अंदर बाज़ाब्ता नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन इशारों किनारों में और जिस तरह से इस वक्त मुकम्मल तौर पे इंडियन मीडिया पागलों की तरह इस हमले को मंसूब कर रहा है पाकिस्तान से और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसके ताने बाने मिलाए जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो अब इस खिताब के बाद जो कि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में रेलवे इनॉग्रेशन के वक्त किया है, वाज़ेह होता जा रहा है कि आने वाले वक्तों में दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उस खिताब की तरफ आपको लिए चलते हैं कि जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में किया है। पहले आप वो सुनिए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आपने सुना इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो आज खिताब किया है बिहार में रेलवे इनॉग्रेशन की उस तकरीब में,
उसमें वाजे ये इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी, और उसके साथ साथ जो अल्फाज अदा किए गए हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इंडियन कौम को एतमाद में लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस खिताब में वाजे कर दिया है कि जो भी दहशतगर्द जिन्होंने 22 अप्रैल के इस वाक़े के अंदर हिस्सा लिया था, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो उसकी पुष्पनाही करने वाले हैं या जो उसके बैकर्स हैं उनके खिलाफ एक शदीद ऑपरेशन किया जाएगा, और फिर पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए ये भी कहा गया है कि उनसे ज़मीनें छीनी जाएंगी। तो बिल वास्ता या बिला वास्ता ये धमकी पाकिस्तान को दी जा रही है, यानी फिर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जा सकता है और फिर पाकिस्तानी इलाकों को हथियाने में इंडिया जो है वो बरसरे पैकार हो सकता है। अगर बात करें इंडियन हुकूमत के उन इकदाम की जो कि इन हमलों के चंद घंटों बाद ही ले लिए गए थे, उसमें सबसे पहला जो कदम उठाया गया था वो ये था कि फौरी तौर पे सिंध-ताश मुआहिदे को वॉइड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के सरबराही के अंदर ये जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसको सिंध-ताश मुआहिदा समझा जाता है। इंडिया से दाखिल होने वाले 6 दरिया का पानी, यानी फिर इंडस रिवर का, इसके साथ साथ झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, ये तमाम दरियाओं का पानी जो है वो बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होगा, और उस ट्रीटी का नाम या उस मुआहिदे का नाम रखा गया था सिंध-ताश मुआहिदा। अब उसको फौरी तौर पे यकसा तौर पे वॉइड कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर आपको इसका पस मंजर बताएं तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर या नेचुरल वाटर के जो रिजर्वायर्स होते हैं, ये दरिया होते हैं या नहरें होती हैं, ये किसी भी मुल्क की इजारादारी नहीं होती, यानी फिर ये इंटरनेशनली कंट्रोल होती हैं, और फिर इनको किसी भी तरह से वॉइड करने के लिए आलमी फरीकैन का बैठना जरूरी है। अब एक तरफ तो इंडिया ने इस सिंध-ताश मुआहिदे को एक तरफा जो है वो वॉइड कर दिया है, मंसूख कर दिया है, लेकिन जंग के हालात में भी इस तरह के मुआहिदों को, यानी पानी के हवाले से जो मुआहिदे होते हैं उनको वॉइड नहीं किया जा सकता। अगर इसको इस तरह देखा जाए तो इस वक्त यूरोप के बहुत सारे ममालिक को जो ड्रिंकिंग वाटर या स्प्रिंग वाटर पीने का पानी है उसकी फराहमी रशिया से होती है, और इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग के बावजूद भी रशिया जो है वो इस पानी को यूरोपीय ममालिक को फराहम करने का पाबंद है, और इस कोल्ड वॉर के दरमियान भी किसी भी तरह से पानी के ऊपर रोक नहीं लगाई गई है। तो इस वक्त ये जो हालात है इसके अंदर ये फैसला सिंध-ताश मुआहिदे को वॉइड करने का, उसको ख़त्म करने का, एक तरफ तो वो इंटेंशंस इंडिया की जाहिर कर रहा है जिसके ऊपर इंडिया काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, उसको किसी भी तरह का मौका नहीं मिल रहा था। अगर बात करें तो इस वक्त ये मुकम्मल जो हालात हैं, ये जो सिनेरियोज हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है। काफ़ी अरसे से इस मामले पे लगे हुए थे कि किसी भी तरह पाकिस्तान के पानी को ब्लॉक किया जाए, बंद किया जाए, और अब ये जो पहलगाम में वाकया हुआ है इसके बाद इंडिया को एक मौका मिल चुका है कि वो उन तमाम चीज़ों को जो है वो उस पर अमल दरामद कर सके जिसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ ये हुआ है कि 48 घंटे दे दिए गए हैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जो कि इंडिया में मौजूद थे कि वो जल्द से जल्द इंडिया को खाली कर ले, यानी इंडिया से वापस अपने मुल्क चले जाएं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को। अब एक तरफ तो ये बात की जाए कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टूरिस्ट वीज़ा है वो तो मुकम्मल तौर पे बंद है। फिर वो कौन लोग हैं जो उस वक्त पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं? एक तरफ तो ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि पाकिस्तान से इंडिया जाती है, चाहे फिर वो अजमेर शरीफ जाए, इसके साथ साथ दिल्ली जाए, इसके साथ साथ जो भी ज़ियारत के मुकामात हैं इंडिया में वो वहाँ जाते हैं, और फिर अब उनके पास बहुत कम टाइम है, उनको वहाँ से अब वापस अपने शहरों में, अपने मुल्क वापस पाकिस्तान आना है। दूसरे वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं इलाज के गर्ज से। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में होते हैं, और इंडिया इस खित्ते के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से एक अहमियत का मुल्क समझा जाता है। तो काफ़ी सारे तादाद में पाकिस्तानी मरीज इस इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो कि लीवर ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए मौजूद है। उनको भी अब इंडिया से वापस पाकिस्तान भेजने की अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ स्प्लिट फैमिलीज हैं, यानी पार्टीशन के वक्त कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनके आधे लोग इंडिया में रह गए थे, आगे आधे पाकिस्तान में हैं, तो वो जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं उनको भी 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ना है। इसके साथ साथ जो एक और काम हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन इंडिया में मौजूद है उसके अंदर 55 इस वक्त जो एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 22 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि मिलिट्री अताशी हैं, यानी फिर आर्मी के और नेवी और एयरफोर्स के शोबों से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, इसके साथ साथ दूसरे जो इदारे हैं उनके 22 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद होते हैं। 55 में से ऐसे 22 को फौरी तौर पे इंडिया छोड़ने के अहकाम जारी हो चुके हैं, जबकि आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो बाकी बचे मानदा एम्प्लॉयज हैं हाई कमीशन के उनको भी पाकिस्तान वापस भेजने की बातें की जा रही हैं। यानी फिर मुकम्मल तौर पे
पाकिस्तानी एम्बेसी को दिल्ली के अंदर बंद कर दिया गया है। ये भी काम इस वक्त मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अटारी या वाघा बॉर्डर, जो पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर और इंडिया की तरफ से जो अटारी बॉर्डर लाहौर से इंडिया को कनेक्ट करता है, उसको भी मुकम्मल तौर पे और मुस्तकिल तौर पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंडिया की तरफ से बंद कर दिया गया था। तो ये वो तमाम इक़दाम थे जो कि फौरी तौर पे इस हमले के बाद इंडिया की तरफ से किए गए। और फिर इंडियन मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे सानहे को, इस पूरे वाक़े को, जिसकी शदीद अल्फाज में जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि निहत्ते और मासूम लोग जहाँ पे भी मारे जाए वो जुल्म और बर्बरियत के जुमरे में आते हैं। लेकिन इस तमाम कार्रवाई का, इस तमाम टेररिस्ट अटैक का मुकम्मल मलबा पाकिस्तान के सर पहले ही ठोकना शुरू कर दिया है बगैर किसी शवाहिद के। और इसके साथ साथ अहमियत की बात यह भी है कि वो तमाम अफराद जो कि 4 दहशतगर्द उस इलाके में दाखिल हुए जहां पे उस वक्त 2000 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे, 26 लोगों को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद वो पहाड़ी इलाकों में ही गुम हो गए। यानी फिर उस इलाके के अंदर इंडिया की जो 7 लाख के करीब फौज है वो एकदम से कहां गायब हो गई थी और उनको क्यों पीछे हटा लिया गया था। यानी जब ये वाकया वकूफ पजीर हुआ है उस वक्त उस इलाके के अंदर पुलिस फोर्स भी मौजूद नहीं थी, आर्मी के यूनिट्स भी मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि एक वैक्यूम बनाया गया है, उसके बाद ये एक प्री प्लान तरीके से कार्रवाई डाली गई है और जाके इसका मलबा किसी भी तरह पाकिस्तान के ऊपर डाला जा सके। तो कुछ ऐसे मुहर्रिकात भी सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने तो ये आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस वक्त वहां से कहां गायब हो चुकी थी। लेकिन आज की जो मोदी की तकरीर है इसमें यह वाज़े ऐलान हो चुका है कि आने वाले वक्तों में दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट हो चुकी हैं। जितने भी डिफेंस कोर के यूनिट्स हैं वो तमाम यूनिट जो कि किसी भी मुमकिना हमले के नतीजे में, जंग के नतीजे में फौरी कार्रवाई करते हैं, चाहे फिर वो कराची की कोर हो, इसके साथ साथ दूसरी जो आर्मी की कोर हो, वो मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान नेवी को रेड अलर्ट पे तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान की अहम बेसिस हैं, चाहे फिर वो कराची की मसरूफ बेस हो, इसके साथ साथ जो पंजाब में बहुत सारी एयर बेसिस हैं वहां पे भी हाई अलर्ट है। तमाम जो फाइटिंग प्लेन्स हैं वो असलहे से लेस हो चुके हैं और किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में, मुमकिना दरअंदाजी की सूरत में फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करने के लिए भी तैयार है। साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान ने एक और काम किया है, अपनी एयर स्पेस को तमाम तिजारती और गैर तिजारती इंडियन जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी तंबीह कर दी है, वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इस एयर स्पेस की, पाकिस्तानी एयर स्पेस की किसी भी इंडियन कमर्शियल तैयारे ने या फाइटर जेट ने खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उसको फौरी तौर पे मार गिराया जाएगा। तो काफ़ी टेंशन इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं और आज के इस बयान जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, इसके बाद तो ये हालात और ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं। अगर बात करते चलें, इससे पहले पुलवामा का जो अटैक हुआ था 2019 में हुआ था और 2019 के अटैक के बाद इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे पाकिस्तान में जहाज़ भेजे थे, जिन दोनों जहाज़ों को पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स ने मार गिराया था। अभिनंदन का वाक़या आपको याद होगा, किस तरह से फिर अमरीकी मुदाखलत के बाद अभिनंदन को इंडिया के हवाले किया गया था। लेकिन अब जो है ये जो मामला है, एक वाज़ेह धमकी सामने आ चुकी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और आने वाले वक्तों में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात या टेंशन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सके। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि पिछला जो 24 घंटा गुजरा है, यमनी हौसलों ने 4 ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 2 कार्रवाइयाँ तो बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यमन से एक मिसाइल दागा जाता है जो कि शुमाली इसराइल, यानी इससे पहले वो तमाम इलाके जिनके ऊपर हिजबुल्लाह जुनूबी लबनान से कार्रवाइयाँ करता आ रहा है, हैफा जैसा इलाका जो कि इसराइल का शुमाल समझा जाता है, वहाँ तक अब यमनी मिसाइल पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ साथ याफा के ऊपर भी ड्रोन हमला किया गया है। अब इस वक्त जो बाज़ाब्ता या रस्मी बयान है ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी जो कि यमनी फौज के तर्जुमान समझे जाते हैं, वो सामने आ चुका है। द यमनी आर्म फोर्सेज मिसाइल फोर्स कैरिड आउट अ क्वालिटेटिव मिलिट्री टारगेटिंग अ वाइटल मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ वाइटल ज़ायनिस्ट एनिमी टारगेट इन द ऑक्युपाइड हैफा विद द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। The missile reached its target thanks to God, and the interception system failed to intercept it. It caused a state of fear and panic among Zionist settlers, as more than 2 million Zionists headed to shelters. The Yemeni Armed Forces unmanned air vehicle carried out a military operation targeting a vital target in occupied Jaffa region with Jaffa drone. अब ये जो कार्रवाई हुई है, पहली दफ़ा यमन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर का फासला तय करता है और हैफा को निशाना बनाता है। हैफा के नज़दीक एक वाइटल मिलिट्री टारगेट को जो है वो जहाँ तक पहुँचने में कामयाब होता है।
हैरत की बात यह है कि इसराइल के बुलंदो बांग दावे और इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे फिर वो डेविड स्लिंग हो, एरो हो या इसके साथ साथ आयरन डोम हो, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को हैफा तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रहे। ये हैफा तक पहुंच गया मिसाइल और वहां जाके इसने हिट किया है। इसके साथ साथ जो एक और काम हुआ है, इस मिसाइल के इसराइल में दाखिल होने के बाद जो इसराइल में सायरन्स बजने का सिलसिला और एक पैनिक का सिलसिला शुरू हुआ, उस पैनिक के नतीजे में 20 लाख ऐसे इसराइली थे जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर होम्स का रुख किया और फौरी तौर पे बिलों में घुस गए। एक भगदड़ किसी कैफियत इसराइल में मच गई क्योंकि जो सायरन्स बजे थे वो काफी अरसे के बाद हैफा के अंदर बजे थे। तकरीबन 4 महीने के सुकूत के बाद हैफा के ऊपर टारगेट हुआ है, यानी फिर 26 नवंबर 2024 जब हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो एक सीज फायर का मुआहिदा हुआ था और उसके बाद फिर जो हैफा पे हमले लबनान से किए जाते थे उनमें एक ब्रेक लग चुका था। वो सुकूत अब हम यमनी हौसियों के इस हमले के बाद जो है टूट चुका है और फिर दोबारा एक बेचैनी की सी कैफियत थी जो कि काबिज इसराइलियों में देखने में आई और 20 लाख ऐसे इसराइल थे जो कि अपनी जानें बचाने के लिए जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं, जेरे जमीन बंकर्स बने हुए हैं, उसमें भागने पर मजबूर हो गए। साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई यमनी हौसियों ने की पिछले 24 घंटों में, वो ये कार्रवाई थी कि याफा का इलाका या तिल अवीव का इलाका, वहां पर एक दफा फिर एक ड्रोन हमला किया है, याफा नामी ड्रोन को, और उससे जो इसराइल की मिलिट्री तंसीबात थी उनको टारगेट किया है। इसके साथ साथ जो यमन के अंदर कार्रवाई हुई है, एक दफा फिर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन है उसको तबाह किया गया है यमन में। इसका अहवाल भी यमन के फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के इस स्टेटमेंट में सामने आ रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आवर एयर डिफेंस सक्सीडेड इन शूटिंग डाउन एन अमेरिकन MQ-9 hostile drone while it was carrying out hostile missions in the airspace of Hajjah Governorate. The plane was shot down with a locally manufactured surface-to-air missile. This is the 7th plane of this type our air defenses have managed to shoot down during the current month of April, and the 22nd during the Battle of Promised Victory and the Holy Jihad in support of Gaza. The missile force, unmanned force and the naval force carried out 2 military operations targeting the US aircraft carrier Truman and Vinson and their warships in the Red Sea and Arabian Sea with a number of cruise missiles and drones. इसके साथ साथ जो 2 और कार्रवाइयां हुई हैं, एक तरफ तो यमन की हज्जा गवर्नरेट के अंदर एक बार फिर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन $3.2 बिलियन का ये जो ड्रोन है तबाह हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिर्फ अप्रैल के महीने में, यानी फिर 24 दिन या 23 दिन के अंदर अंदर 7वां MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि यमन की फिजाई हुदूद में यमनी हौसियों ने तबाह किया है। और फिर होली जिहाद यानी फिर तूफान लक्सा के आगाज से अब तक ये 22वां ऐसा अमेरिकी ड्रोन है जो कि यमन की फिजाओं में लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल से तबाह किया गया है जो कि यमन में देसी साख्ता बनाए जा रहे हैं और उसका इजहार किया जा रहा है। तो ये खुदा की मदद शामिल हाल है। इसके साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई की गई है इस वक्त बहरा अहमर में और बहरा अरब में मौजूद अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ों के खिलाफ यमनी आर्म फोर्सेस के मिसाइल फोर्स ने, उसकी ड्रोन फोर्सेस ने और उसकी नेवल फोर्सेस ने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए बहरा अहमर में मौजूद अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को टारगेट किया है। इसके साथ साथ बहरा अरब में जो उसका एक नया तैयारा बरदार जहाज आके खड़ा हो चुका है, लंगर अंदाज हो चुका है, जिसका नाम USS कार्ल विंसन है और उसके साथ उसका एक स्ट्राइक ग्रुप है जिसके अंदर उसकी एक वॉरशिप है और उसके साथ एक क्रूजर शिप है। इन तीनों मजमूई स्ट्राइक ग्रुप को टारगेट किया है और इसके अंदर भी ड्रोन और मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल का यमनी हौसों की तरफ से इस्तेमाल जारी है। तो ये 24 घंटों में 4 ऐसी कार्रवाइयां हुई और काबिल जिक्र कार्रवाई इसमें हैफा पे की जाने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशन था जो कि अब तक यमनी हौसियों की तरफ से पहली दफा किया गया है। यानी तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये मिसाइल उन तमाम इलाकों से होता हुआ जो कि इन्फ्लुएंस समझे जाते हैं, यानी कि सऊदी एयर स्पेस को क्रॉस करता हुआ, उर्दन की एयर स्पेस को क्रॉस करता हुआ इसराइल में दाखिल होता है और फिर इसराइल के हैफा तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। खुदा की मदद शामिल हाल है और यमनी इस वक्त चट्टान की तरह मजबूत खड़े हुए हैं, 1 इंच अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिस तरह से वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में पहले दिन से खड़े थे, आज भी खड़े हैं, बावजूद इसके कि अमरीकी, इसराइली, बरतानवी जारहियत रोज़ाना की बुनियादों पे यमन के शहरियों पे की जा रही है, जिसके अंदर कसीर तादाद है यमनी शहरियों की जो कि शहीद हो रही है और ज़ख्मी हो रही है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।